रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो रिलीज करी है। अब इसमें कई सारी बातें हैं, जिसमें से एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है बैंक फ्रॉड की। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट ये बताती है कि जो ओवरऑल नंबर ऑफ रिपोर्टेड बैंक फ्रॉड्स हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो नंबर है यहाँ पे वो कम हो चुका है। मतलब पहले की तुलना में नंबर ऑफ जो फ्रॉड्स हैं वो कम हुए हैं, लगभग आधे हो गए हैं। लेकिन जो मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब उन फ्रॉड से जो होने वाला रुपए में नुकसान है, वो अगर देखें तो पिछले 3 साल के हाईएस्ट पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन लगेगी, नंबर ऑफ फ्रॉड्स कम हुए हैं लेकिन वैल्यू उनकी क्या है, बढ़ गई है। और यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, वरना ये रिपोर्ट या अगर आप न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भ्रम हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है और ये क्यों इतना जो स्पाइक हुआ है वैल्यू में, वो ऐसा क्यों हुआ है, वो सब डिटेल में समझेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम यहाँ पे डेटा में चलें तो ये क्या बताता है कि जो बैंक फ्रॉड्स में सर्ज है वो 46% का हुआ है। लगभग 48,000 करोड़ रुपीस का जो बैंक फ्रॉड है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो ये लगभग 32,803 करोड़ था। अब ये लगभग 48,000 के करोड़ के आसपास का है, जो कि 46% का इंक्रीज यहाँ पे दिखाता है। वहीं पे अगर आप फ्रॉड केसेस का देखेंगे, नंबर को देखेंगे, तो पहले अगर आप 2025 का देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में तो 23,722 केसेस थे। इस बार जो केसेस हैं वो आधे से भी यहाँ पे कम हो गए हैं, लगभग 10,114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में। लगभग 57% का डिक्रीज है नंबर ऑफ केसेस में। और यहाँ पर जब मैं बैंक फ्रॉड की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है वो यूपीआई वाला फ्रॉड या बैंक फ्रॉड, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया या फिर आपके अकाउंट से पैसे कट कर लिए। नहीं, वो एक केवल उसका टाइप है बैंक फ्रॉड का। बैंक फ्रॉड के ना कई सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो आपको बढ़ा हुआ वैल्यू दिख रही है ना 48,000 करोड़ की, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पास्ट फ्रॉड्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। मतलब ये बताया गया है रिपोर्ट में कि इसमें लगभग 314 केसेस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 30,199 करोड़ के आसपास है। और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जो है फ्रॉड्स हैं, मतलब फाइनेंशियल 2025, फाइनेंशियल 2024, 23 है, उससे पहले के जो फ्रॉड्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, जो कि 27 मार्च 2023 को आया था, जिसमें ये कहा गया था, मतलब एक एसबीआई का केस था, एक व्यक्ति के खिलाफ एसबीआई ने किसी को फ्रॉड घोषित कर दिया। अब अगर किसी को फ्रॉड आपने अकाउंट घोषित कर दिया तो वो आपको उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, लेकिन उसकी बात सुने बिना, मतलब जो कस्टमर था या बोरोवर था उसकी बात सुने बिना अगर किसी का अकाउंट फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा, उसको लेकर के केस था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि नेचुरल जस्टिस यही करता है कि अगर आप किसी को फ्रॉड घोषित करें तो उससे पहले आप उसकी बात तो सुनेंगे कि भाई उसके पीछे के रीजंस क्या थे, उसको एक मौका तो देंगे अपनी बात को प्रेजेंट करने का। और इसी जजमेंट को लेकर के फिर आगे जो है जजमेंट, मतलब इसी बात को लेकर के जजमेंट पास होता है कि अब ऐसे ही किसी का अकाउंट आर्बिट्रेरली ऐसे फ्रॉड घोषित नहीं किया जा सकेगा बैंकों के द्वारा। पहले उनको नोटिस सर्व करना होगा, उसकी बात सुननी होगी, फिर वो सारी चीजें होंगी। तो यही जो री एग्जामिनेशन है ये सारा हुआ, मतलब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बल्कि उससे पहले जिनको बिना बात सुने हुए, नोटिस दिए हुए फ्रॉड घोषित किया गया था, तो वो सारी री एग्जामिनेशन की वजह से यहाँ पर ये आपको बढ़ा हुआ जो अकाउंट है 30,199 करोड़ पे, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई जो बैंक फ्रॉड है उसका मतलब होता क्या है, तो बैंक फ्रॉड का मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है डिलिबरेट एक्ट होता है, ओमिशन या फिर कमीशन का बाई एनी पर्सन। डिलिबरेट एक्ट का मतलब जानबूझ करके किया गया काम। ओमिशन का मतलब जो जरूरी जानकारी आपको देनी थी वो आपने ओमिट कर दी नहीं। जैसे आप अगर लोन लेने जा रहे हो तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपका कोई पहले से लोन तो नहीं चल रहा है या फिर कुछ और दिक्कत रही हो पिछले लोन में, आपने ओमिट कर दी वो जानकारी। कमीशन का मतलब आप कुछ लाइव कर रहे हैं ऐसा काम जो लीगली सही नहीं है। आप जैसे किसी सिग्नेचर का फ्रॉड कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं। कैरिड आउट इन कोर्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन और
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मैनुअली और अंडर कंप्यूटर सिस्टम इन बैंक्स। कि वो जो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर के हो, जैसे अकाउंट से ट्रांसफ़र करना किसी व्यक्ति की बिना सहमति के, या फिर उसको धोखे में रख करके, या फिर अपने लिए ही अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ धोखा दे करके लोन लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें, चाहे आपने मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ पे चेंज किया है, चाहे जो कंप्यूटर सिस्टम है बैंक्स में उसमें कोई चेंज किया है, उसको लेकर के रिजल्टिंग इन रॉन्गफुल गेन, कि उससे आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है टू एनी पर्सन। यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे बार-बार टर्म एनी पर्सन का प्रयोग हो रहा है। मतलब ये जो एनी पर्सन है, ये बोरोवर को सिग्निफाई करता है, मतलब बोरोवर को इंक्लूड करता है, कोई बोरोवर है, कोई कस्टमर है, यहाँ तक कि बैंक का जो स्टाफ है, एम्प्लॉयी है, वो सब भी इसमें आएगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है, वो भी इसमें आ जाएगा। एनी पर्सन इसलिए लिखा हुआ है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ और अदरवाइज, कि आप कोई टेम्परेरी पीरियड के लिए कर रहे हो या फिर अदरवाइज मतलब लंबे समय तक के लिए करें। ऐसे समझिए कि कोई बैंक का कर्मचारी है, उसने देखा कि भाई कोई सीनियर सिटीजन है जिसके अकाउंट में कुछ ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, लेट से 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। वो ये भी देख रहा है कि उसमें कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो उसने क्या किया कि वो जो पैसा है 10 करोड़ रुपए का, उसमें से 5 करोड़ रुपए उसने लिए और उस पैसे को उसने शेयर मार्केट में लगा दिया कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए ऐसे समझिए, और उसको उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, लेट से 1 करोड़ रुपए का। अब उसने क्या किया, अगले दिन वो जो 5 करोड़ रुपए उसने निकाले थे वो फिर से जमा कर दिए। मतलब उसके हाथ में है, अगर सिस्टम उसके हाथ में है तो कर दिए। तो अगर देखा जाए तो जो पर्सन है उसको पता नहीं चलेगा, अगर वो सीनियर सिटीजन है, कभी वो पासबुक एंट्री नहीं कर रहा, मोबाइल एक्सेस उसको इतना अच्छा से आता नहीं है, तो उसको दिखेगा 10 करोड़ रुपए ही हैं, है ना? और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो पर्सन है उसने टेम्परेरी तौर पे गेन किया हुआ है, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज़ भी मतलब आप कोई ऐसा कर दें कि फंड डाइवर्जन कर दें, तो वो तो आएगा ही। विद और विदाउट एनी मॉनेटरी लॉस टू द बैंक, मतलब बैंक को नुकसान हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर आपने कोई लीगल काम किया है, जैसे ऐसे समझिए कि आपने कोई लोन लिया, लेकिन आपने उसमें जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए वो आपके फर्जी थे, है ना? फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपने लोन लिया, लेट्स से 30 लाख रुपए का, और आपने क्या किया कि उस लोन को बाकायदा जो भी जैसा शेड्यूल था उसको वैसे ही चुका भी दिया, तो आप देखेंगे बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। बैंक ने लोन दिया, उसको प्रिंसिपल मिला, उसको इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये तब भी फ्रॉड कहलाएगा, क्योंकि आपने, अगर बैंक ये पकड़ ले कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे लोन लेने के लिए वो फर्जी थे, है ना? तब भी वो कहलाएगा, बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो फ्रॉड ही कहलाएगा। अगर आप कैटेगरीज़ को देखेंगे तो इसमें लोन्स एंड एडवांसेस आती है। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब यही हो गया कि आप, बैंक जो है लोन दे रहा है किसी को, चाहे वो इंडिविजुअल को दे रहा हो, चाहे वो किसी जो कॉर्पोरेट को दे रहा हो, वो सारे जो लोन होते हैं वो, अगर उसमें कोई फ्रॉड हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। ऑफ बैलेंस शीट के ऑपरेशंस हो गए, डिजिटल पेमेंट्स जितने भी तरह के हो गए, कार्ड हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल बैंकिंग सब, डिपॉजिट कैश या क्लियरिंग के जो स्कैम हो गए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स हो गए, इंटर ब्रांच जो अकाउंट्स हो गए, तो ये सारे जो कैटेगरीज आते हैं वो बैंक फ्रॉड कहते हैं। तो बैंक फ्रॉड का जनरली हम मतलब केवल एक ही कैटेगरी समझते हैं, ये इस वाली को, लेकिन ये सिर्फ इसका एक पार्ट है, बहुत सारे कैटेगरी के बैंक फ्रॉड आपके हो सकते हैं। अगर हम इसे बैंक वाइज इसका ब्रेकडाउन करें जो केसेस आते हैं, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं 75% जो फ्रॉड अमाउंट है वो यहाँ पे इसने सहन किया है। लगभग 5,418 केसेस रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, और उसमें 35,709 करोड़ रुपए इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब टोटल 48,000 करोड़ में से 35,709 करोड़ रुपए केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के इन्वॉल्व हैं फ्रॉड में। वहीं पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 3,956 केसेस इस बार रजिस्टर हुए हैं, और अमाउंट है वो 11,319 करोड़ में। मतलब यहाँ पे एक आ जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस तो कम हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक के, लेकिन अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। वहीं पे फॉरेन बैंक्स की बात करें 210 केस और 290 करोड़ रुपए, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें लगभग 114 करोड़ रुपए, और पेमेंट्स बैंक की बात करें तो वो 11 करोड़ रुपीस यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व रहा है। मतलब ये अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्वॉल्व है पब्लिक सेक्टर बैंक का है, और उसके पीछे के रीज़न यही है कि इससे पहले अगर उन्होंने किसी को फ्रॉड घोषित किया था बिना कोई नोटिस दिए हुए, तो उन सबको फिर से री-एग्ज़ामिन करके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में शो करना पड़ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ को अलग करके देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो आता है लोन्स एंड एडवांसेस का। मतलब एपी सेंटर आप कह सकते हैं, जितने फ्रॉड हुए हैं लगभग 48,000 करोड़ का, उसमें से 85% केवल लोन्स एंड एडवांसेस से निकल के आता है फ्रॉड। जो लार्ज टिकट कॉर्पोरेट जो लोन्स हैं
वो जो री-एग्ज़ामिनेशन वगैरह हुआ तो वो सारा ऐड अप होकर के आता है। अगर आप इसे देखेंगे तो लगभग 40,774 करोड़ रुपए लोन्स एंड एडवांसेस में है। ये ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा केवल पिछले साल का है। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लोन्स एंड एडवांसेस में यहाँ पे फ्रॉड हुआ है वो, और इससे पहले के जो री-एग्ज़ामिनेशन वाले केसेज़ होंगे वो, तो वो पूरा ऐड होकर के है। और इन्हीं के लोन्स एंड एडवांसेस के ही 8,640 केस हैं। टोटल 10,000 के समथिंग केसेज़ हैं और 8,640 केस केवल यहाँ पे आते हैं लोन्स एंड एडवांसेस के ही। अगर हम देखें डिजिटल या कार्ड पेमेंट को, तो यहाँ पर एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिलता है इस साल। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो डिजिटल फ्रॉड का वॉल्यूम था 80% था, लेकिन अब वो जो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 से 13,332 केसेस थे, तो अब ये केवल 293 केसेस ऐसा हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू की बात करेंगे 517 करोड़ रुपए पहले थी, अभी 29 का। इसके पीछे भी कुछ यहाँ पे आरबीआई का एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जिस ऐसे मतलब फ्रॉड के केसेस जिसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, तो बैंक उन्हें ऐसा रिपोर्ट नहीं करेंगे अपनी तरफ से बैंक फ्रॉड के रूप में। मतलब अगर कोई कस्टमर ने, जिसको पता है ओटीपी आना है, वो खुद से दे रहा है, सब गलती कस्टमर की आ रही है, तो वो केसेस कंसिडर बैंक फ्रॉड के रूप में ऐसा नहीं करेंगे, वो भी यहाँ पे है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है। पहले बैंक वो सब भी इंक्लूड कर लेते थे। हालाँकि ये भी देखा जा रहा है आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ी पहल चलाई जा रही है ताकि जो इस तरह के जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं उनको यहाँ पे कर्ब किया जा सके। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लोन्स एंड एडवांसेस इस बार सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मैसिव यहाँ पे उसी का शेयर निकल के आता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि आरबीआई के लिए अब जो नए वेपन्स हैं, इस तरह का जो डिजिटल फ्रॉड है या जो फ्रॉड है, ख़ास तौर पे आरबीआई अभी ज़्यादातर फ़ोकस जो डिजिटल फ्रॉड वगैरह पे कर रही है, हर तरफ फ़ोकस है। डिजिटल फ्रॉड पे ज़्यादा फ़ोकस आता है क्योंकि वहाँ पर जो आम आदमी है उसका पैसा वहाँ पे चुराया जा रहा है। तो इसके लिए आरबीआई एक क्विल स्विच जो मैकेनिज़्म है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। मतलब इसमें होगा क्या कि आपके पास एक किल स्विच होगी, आपको लग रहा है आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप एक बटन दबाएँगे तो जितने तरह के जो डेबिट होते हैं आपके अक्रॉस द बैंक अकाउंट्स, वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएँगे। मतलब एक तरह का आपका किल स्विच है, आपने एक बटन दबाई, आपके अकाउंट का पासवर्ड, ओटीपी चाहे किसी के पास भी क्यों ना हो, आपका पूरा का पूरा अकाउंट का डेबिट एक बार में बंद हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपके साथ अगर कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे रुक जाएगा, वहीं पे उसको रोक दिया जाएगा। वहीं पे साइबर रेंज जो इनिशिएटिव है, वो भी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब इसमें होगा क्या कि जो आरबीआई है, वो रियल वर्ल्ड जो हैकिंग ड्रिल्स है वो करता है, बैंक की प्रिपेयर्डनेस चेक करता है, जो आरबीआई का आईडीआरबीटी है, उसके थ्रू ये देखा जाता है कि बैंक कितने प्रिपेयर हैं, कैसे कोई जो अगर कोई साइबर अटैकर है किसी भी बैंक में कैसे पेनिट्रेट कर सकता है। तो उसके द्वारा बैंकों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपना जो भी कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी उसको इम्प्रूव करते हैं। वहीं पे डेटा एनालिटिक्स और साइबर रिस्क को भी देखा जाता है। मतलब एक प्रिवेंटिव फ्रॉड मॉनिटरिंग है, जो माइक्रो डेटा एनालिटिक्स है वो यहाँ पे देखी जाती है, जिससे जो केवाईसी और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो ओवरसाइट्स हैं उनको और इनहेंस किया जा रहा है। और इसके साथ-साथ आरबीआई जो ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम्स हैं उनको भी यहाँ पे टैकल कर रहा है। मतलब वही है कि अगर आपने सारी चीज़ें ले रखी हैं, आपके पास ओटीपी है, पासवर्ड है, वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको किसी तरीके से डरा के, धमका के या बहला-फुसला करके आपसे वो सारी चीज़ें खुद ही लिए जा रहा है। आप जो है खुद ही अपने आप से ओटीपी भी दिए जा रहे हो, पासवर्ड भी दिए जा रहे हो, अपना बैंक अकाउंट भी दिए जा रहे हो। तो वो जो इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं उनको एपीपी फ्रॉड्स कहा जाता है। तो उनको लेकर के भी यहाँ पे आरबीआई टैकल कर रहा है, कैसे इनको रोका जा सके। मतलब अगर ऐसा हो कि कोई कस्टमर है जो ये मतलब ये ऐसा देखा जाएगा कि कोई कस्टमर है जिसने कोई एक लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र किया किसी अननोन जिसको आप उसने अभी तक किया नहीं था, तो इस तरह की चीज़ें आने के बाद वो देखा जाएगा कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है कस्टमर के साथ, किसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग करके उसको बहलाया-फुसलाया तो नहीं जा रहा है। वो सारी चीज़ें भी आरबीआई यहाँ पे काम कर रहा है इस पे। तो इस तरीके की ये रिपोर्ट है। बाकी इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें एक-एक करके मैं आपके सामने लाऊँगा। आपका क्या कहना है इसको लेकर के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसको लाइक करें इस तरह का, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।